इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 2030 का समय दिखाते हुए, जहां नासा वाले अंतरिक्ष में एक स्पेस मिशन भेज रहे थे जो मार्स की जमीन पर जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस मार्स मिशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब तो उनका एक रोवर अंतरिक्ष में निकल भी पड़ता है। स्पेसशिप के अंदर तो कई सारे एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे जो वहां जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारी चीजें प्रॉपरली चल रही होती हैं, लेकिन अब कुछ समय बाद जब उनकी स्पेसशिप मार्स तक पहुंच गई थी, तभी मार्स की जमीन पर लैंड करते समय अचानक वहां का एनवायरनमेंट ही बदलने लगा। मंगल ग्रह की जमीन पर अचानक कुछ ऐसे खतरनाक हीट वेव्स आ गए थे जो नासा की स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और अब स्पेसशिप में मौजूद सारे के सारे एस्ट्रोनॉट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वहां से निकलने के लिए। वो अनजान सी हीट वेव स्पेसशिप को पकड़कर कहीं और ही लेकर चली गई, और इस मोमेंट के बाद से स्पेसशिप का पृथ्वी पर से कनेक्शन ही टूट गया। नासा के हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिससे कि सारे वैज्ञानिकों को लगने लगा कि स्पेसक्राफ्ट उसकी जमीन पर क्रैश हो गया है और अब उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। यानी कि उस हादसे में इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इन सारी चीजों को कई साल बीत जाते हैं। हमें अब एक बहुत ही बड़ी स्पेस रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर मैक नाम की एक लेडी दिखाई जा रही थी। मैक एक बहुत ही अच्छी इंजीनियर होती है जो नासा की इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया करती थी, और मैक तो कभी कभी खुद के ही पर्सनल स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन के मिशन किया करती है। मैक के पूरे लैबोरेटरी के अंदर सिस्टम्स के साथ साथ आरटी नाम का एक एआई होता है। ये आरटी नाम का एआई इतना ज्यादा एडवांस था कि वो स्पेस रिसर्च सेंटर में मौजूद सारे सिस्टम्स को अपने दिमाग से कंट्रोल करता था और मैक द्वारा पूछे गए सवालों के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता था। लेकिन मैक को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके द्वारा किए गए काम की सारी क्रेडिट उस एआई को मिल जाए। उसकी इंटेलिजेंस इंसानों से काफी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए मैक थोड़ा सा परेशान रहा करती। अब यहाँ मैक नासा द्वारा भेजी जाने वाले एक रोवर के ऊपर काम कर रही होती है। ये रोवर मार्स की जमीन पर लैंड होगा और वहाँ की सारी जानकारी उन्हें प्रोवाइड करेगा। मैक ने तो ये सारा मिशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब हमें यहाँ लिसा नाम की एक सीनियर दिखाई जाती है जो मैक के ऊपर वाले लेवल पर काम किया करती थी। मैक तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लिसा से कह रही थी कि मैं इस आरटी नाम के एआई रोबोट के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अकेले काम करना पसंद है। लेकिन लिसा जो रिलेशन से मैक की बड़ी बहन होती है, उसने ये बातें मना कर दी थी, क्योंकि हर एक स्पेस रिसर्च सेंटर में इस तरीके के एआई रोबोट्स मौजूद होने कंपलसरी हैं। जब भी कोई गड़बड़ी होती थी तो एआई उसे सिस्टम में घुसकर पूरी तरीके से खत्म कर देते। इसीलिए अब लिसा मैक को समझाती है कि तुम्हें इन्हीं एआई रोबोट्स का यूज करके अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। मैक के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपना मिशन कंटिन्यू करती है। अब इतने दिनों बाद लगातार ट्रेवल करने के कारण उसका रोवर मार्स के इन्वायरमेंट में इंटर कर जाता है। सारी चीजें एआई की मदद से काफी ज्यादा परफेक्टली हो रही थी। हालांकि मार्स की पूरी जमीन पर काफी बड़े बड़े तूफान आया करते थे, जिसकी वजह से रोवर को लैंड करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन मैक ने एआई की मदद से इस पूरे कंडीशन में ढलने के लिए सारी प्लानिंग कर ली थी, और अब मैक का एआई पूरी पावर लगा देता है अपने रोवर की, जिससे कि रोवर थोड़ी देर बाद किसी भी हालत में मार्स की जमीन पर लैंड हो गया था। लेकिन यहाँ पर मैक अभी भी थोड़ा सा नाराज थी। मैक तो उल्टा अपने आरटी नाम की एआई को ही डांट रही होती है, क्योंकि उसने अगर मार्स का पूरा एनवायरनमेंट चेक किया होता तो वो पहले ही बता देता कि यहाँ तूफान आने वाले हैं, जिससे कि वो अपने रोवर की लैंडिंग पोजीशन कहीं और डिसाइड कर सकते थे। लेकिन वो तो एक एआई है जो कि गलत सही कुछ नहीं समझता। अब यहाँ मैक के कमांड देने के बाद वो रोवर बाहर निकल जाता है, जो अपने ऊपर लगे हाईटेक कैमरास की मदद से चारों तरफ की तस्वीरें लेने लगा था। ये सारी चीजें मैक का एआई ही कंट्रोल कर रहा था, और यही सारी चीजें मैक को काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कराती थी, क्योंकि जब से हर एक रिसर्च लैबोरेटरी में वो एआई इंटर हुआ है तो कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की जॉब चली गई है, और एक तरीके से उनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो एक दिन ऐसा ना आ जाए जब ये एआई रोबोट्स पूरी तरीके से इस स्पेस मिशन को संभाल ले, जिसके अंदर किसी भी इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। अब यहाँ मैक ने रोवर की मदद से सारे डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। रोवर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की गई थी वो उसकी मदद से सारे सिग्नल्स ट्रांसफर तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वो आरटी नाम की उस एआई से कोऑर्डिनेट भी करता है। आरटी उन सिग्नल्स को डायनेमिक फॉर्म से स्टैटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा था, जिससे कि उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जा सके, और जल्द से जल्द उनका एक रिपोर्ट तैयार कर देता है, जिससे कि मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को समझने में काफी ज्यादा हेल्प होती थी। मैक भी लगातार अपने रोवर द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशंस को डीकोड करने लगी थी, जिससे कि वो अपने मिशन पर पड़ने वाले सभी खतरों के बारे में पहले ही जान जाएं। धीरे धीरे मंगल ग्रह की जमीन पर तूफान काफी ज्यादा तेज बढ़ते जाता है, बट इसका पता मैक और उसकी टीम को अभी तक नहीं चला था। वहीं अब दूसरी तरफ हमें मैक को दिखाया जाता है जो एक फोटो को लगातार देखते जा रही थी। ये कई साल पहले क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट की फोटोज थी, जिसके अंदर मैक के फादर भी मौजूद थे।
और मैक को इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसके फादर उसकी वजह से आज नहीं रहे, क्योंकि इस मिशन में जाने के लिए मैक ने ही अपने फादर को फोर्स किया था और तब से ही मैक को बिना फादर के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। अब मार्स की जमीन पर मौजूद वो रोवर चारों तरफ की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा क्यूब दिखाई देता है। मार्स की जमीन पर इस तरीके का बड़ा क्यूब आखिर किस तरीके से आया किसी को अंदाजा नहीं होता। जब ये सारे डेटा मैक के पास पहुंचते हैं तब वो इस पूरे क्यूब को देखकर एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा था और उसके ऊपर अजीब तरीके के लैंग्वेजेस लिखे गए थे। आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है वो तो पास जाने पर ही पता चलेगा। इसीलिए अब मैक ने रोवर को उस क्यूब के बहुत पास भेज दिया। मैक के आदेश पर रोवर ने तुरंत ही उसके अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि वो उसके सैंपल्स कलेक्ट कर सके। लेकिन वो क्यूब इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कई देर तक ड्रिलिंग करने के बाद भी कुछ नहीं होता। कुछ देर के अंदर ही अंदर रोवर ने उस क्यूब का सैंपल्स कलेक्ट कर लिया था। RTAI तो उस क्यूब के सैंपल्स को अपने डेटाबेस में ढूंढने लगा कि आखिर ये किस चीज से बना हुआ है, लेकिन वो अपने लिमिटेड डेटाबेस के अंदर इस बारे में जानकारी नहीं निकाल पाता। इन सारी चीजों के लिए उसे फुल डेटाबेस का एक्सेस चाहिए। इसीलिए बार्टी मैक के पास आकर कह रहा था कि मुझे फुल डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, जिससे कि मैं इस सैंपल के बारे में पता लगा सकूं। साथ ही साथ वो मैक के साथ अपना अजम्पशन शेयर कर रहा होता है कि शायद इस पूरे क्यूब को गवर्नमेंट ने ही एक्सपेरिमेंट के लिए रखा होगा और ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। मैक ने तुरंत ही अपनी बहन लीसा को कॉल कर दिया, जो इस बारे में बता रही होती है कि मैक डेटाबेस का एक्सेस चाहता है तो हम क्या करें। लेकिन लीसा ने भी थोड़ा सोचने के बाद कह दिया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उतने में से ही तुम्हें डेटा का पता लगाना होगा। अब यहाँ पूरा एक्सेस ना मिलने के बाद भी RT उन सारी चीजों पर रिसर्च जारी रखता है। अब अचानक RT सेंस करता है कि अंतरिक्ष में एक दूसरा अननोन स्पेसक्राफ्ट पाया गया है, जो नासा का तो बिल्कुल नहीं था। मैक भी उस स्पेसक्राफ्ट के बारे में पता करने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक RT उन्हें इंफॉर्मेशन देने के बजाय एक मिसाइल उस अननोन स्पेसक्राफ्ट की तरफ फायर कर देता है। देखते ही देखते वो स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था। मैक इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये सारी चीजें RT ने खुद ही की थी। उसने ना ही मैक और ना ही उसके सीनियर मेंबर्स की परमिशन ली होती है। मैक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब उस स्पेसक्राफ्ट के मलबे यहाँ वहाँ जाने के कारण जब मैक ने उसे चेक किया तब पता चलता है कि ये कोई चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है जो हमारी तरह मार्स पर रिसर्च करने आए थे। मैक के कॉन्टेक्ट होते हैं चाइनीज हेडक्वार्टर में, इसीलिए वो अपने कलीग को कॉल करके सारी चीजें पूछ रही थी। लेकिन RT उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि उनकी AI की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। वो तो नॉर्मल वहाँ के हालचाल लेने लगी कि आखिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मंगल ग्रह की जमीन पर जो ब्लैक कलर का बड़ा सा क्यूब था वो अचानक से मूवमेंट करने लगता है। वो तो गोल गोल बहुत ही तेजी से घूमने लगा था, जिससे कि वहाँ चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। रोवर जो कि लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था वो भी उस तूफान में फंसने के कारण उसका काफी ज्यादा डैमेज होता है और अब तो उसकी बैटरी से लेकर सारी चीजें भी अलग हो चुकी थी। थोड़ी देर के अंदर ही अचानक वो बड़ा सा ब्लैक क्यूब कहीं गायब हो गया, जो मंगल ग्रह की जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता। मैक को जब इस पूरे सिनेरियो के बारे में पता चलता है तब वो अपने रोवर की जांच पड़ताल करने लगी। उसे आइडिया हो गया था कि रोवर के अंदर की बैटरीज अब खत्म हो चुकी हैं, तो अगर बैटरी नहीं होगी तो वो अपने मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसीलिए अब मैक को कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। तभी अचानक मैक को आइडिया आता है कि मंगल ग्रह की जमीन पर इससे पहले नासा द्वारा भेजे गए मिशन के अंदर एक रोवर और इंक्लूड किया गया था, जो कि रोवर नंबर 5 होता है। और अगर मैक उस जगह पर पहुंच जाए तो उस रोवर की बैटरी यूज करके अपने करंट मिशन को आगे बढ़ा सकती थी। इसीलिए अब मैक सारी चीजें छोड़कर मैन्युअली अपने रोवर को कंट्रोल करने लगी और किसी भी तरीके से रोवर 5 की तरफ बढ़ चलती है। देखते ही देखते मंगल ग्रह का तूफान काफी ज्यादा बढ़ चुका था, फिर भी मैक अपने खराब हुए रोवर को किसी भी तरीके से रोवर 5 की तरफ लेकर आ ही गई। वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली रोवर 5 के अंदर मौजूद सारी बैटरीज को अपने रोवर में इंक्लूड कर लेती है। उसका रोवर भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है। मैक तो उसी क्यूब में से निकले हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स को टेस्ट कर रही थी, जो रोवर ने रिसेंटली कलेक्ट किए होते हैं। ध्यान से देखने के बाद मैक को पता चला कि ये तो एक नैनो पार्टिकल्स हैं, जो अपने आप ही टुकड़े में बिखरने के बाद एक दूसरे में ज्वाइन हो जा रहे थे। यानी कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एडवांस हो सकती हैं। अब RT नाम का वो रोबोट मैक को बताता है कि मंगल ग्रह की जमीन पर जो ब्लैक क्यूब मौजूद था वो अचानक गायब हो गया है, लेकिन कुछ समय के बाद ही उस बड़े से क्यूब को पृथ्वी पर मौजूद अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। यानी कि उस अननोन ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यूब की स्पीड लाइट से भी ज्यादा है, जो कितने महीनों का सफर कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर ले रहा था। मैक भी इस डिस्कवरी को देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि यह हम इंसानों के लिए एक चमत्कार हो सकता था। इसीलिए वो इस पूरे केस को अपने
अपने अंडर ले लेती है। अब यहाँ मैक ने सोचा कि वो पुराने वाले रोवर के डेटा को अगर एक्सेस कर ले तब वो करंट कंडीशन को सॉल्व करने के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन जमा कर सकती है। लेकिन जब वो रोवर 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी तो ये सारी चीजें उसे डिनाइड कर दी जा रही होती हैं। मैक को तो अब ये चीजें नहीं समझती, इसीलिए वो अपनी सीनियर को बुला लेती है जिसका नाम ब्रुक था। ब्रुक कुछ ही घंटे में वहाँ पर आ जाता है और मैक को जिसमें एक्सेस नहीं मिल रहा था वो उसे एक्सेस प्रोवाइड कर भी देता है। यानी कि अब मैक रोवर 5 की सारी इंफॉर्मेशन जान सकती थी। सारी फाइल्स के एक्सेस मिलने के बाद मैक को ये पता चलता है कि उनके मार्स मिशन के अंदर जब उनका पहला स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तब से ही वो ब्लैक क्यूब मार्स की जमीन पर मौजूद है और ब्लैक क्यूब से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ही वो कई साल पुराने वाली स्पेसशिप लैंड होते समय डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैक को तो ये भी पता चला था कि ये सारी बातें लिसा को पहले से ही पता थी, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं। मैक और ब्रुक तो अब मिलकर उस ब्लैक क्यूब की उस प्रोसेस को समझने लगे थे कि किस तरीके से वो लाइट की स्पीड में मंगल ग्रह से पृथ्वी पर चले गया, वो भी इतने कम समय में। मैक नोटिस करती है कि ये सारी चीजें तब हुई थी जब उसके एआई ने चाइनीज स्पेसक्राफ्ट की तरफ हमला कर दिया था और उसके अगले ही मोमेंट में वो क्यूब भी वहां से गायब हो गया। शायद मैग्नेटिक रेडिएशन जो कि चाइनीज स्पेसक्राफ्ट से जनरेट हुई थी उसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए वो क्यूब ने प्लेस चेंज कर दी, पर ऐसा आखिर कौन कर रहा था इसका मैक को जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब यहाँ जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक बेसमेंट में से एक दरवाजा ओपन हो गया। मैक जानना चाहती थी कि आखिर ये चीजें किसने की हैं, इसीलिए वो उस टनल के अंदर चली गई। तभी मैक नोटिस करती है कि आरटी नाम के उस एआई के सारे सिस्टम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो चिप्स मौजूद थे वो सेम टू सेम उसी ब्लैक क्यूब की तरह दिख रहे होते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर मैक ने देखा कि उसमें से कुछ सिस्टम्स अलग हुए हैं आरटी के मेन कंप्यूटर के सिस्टम से। इसीलिए अब मैक बिना कुछ सोचे समझे उस सिस्टम को भी ज्वाइन कर देती है, जिससे कि आरटी को जो एक्सेस नहीं मिल रहा था वो अब फुल्ली एक्सेस मिल चुका होता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों ब्रुक उस पूरे ब्लैक क्यूब की इंफॉर्मेशन और पूरे डेटा कॉपी करके ट्रांसफर करने लगा था, जिसके बाद वो ब्लैक क्यूब के ऊपर एक मिसाइल छोड़ने का कमांड देता है और आरटी नाम के उस एआई को रीसेट करने चला जाता है। लेकिन ये सारी चीजें अब आरटी को पता चल चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने एक सिस्टम को आगे बढ़ाकर ब्रुक को बहुत जोर से मारती है। ब्रुक वहीं पर बेहोश हो गया। ब्रुक ने तो इससे पहले मैक को उसी चेंबर के अंदर बंद कर दिया था जिसे कि आरटी ओपन करती है। मैक ने देखा कि ब्रुक की जान चली गई है और वो आरटी नाम की एआई से पूछने लगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब जाकर आरटी कहती है कि ये हमारे सिस्टम के डेटा को चुराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ मैक ने सीधा अपनी बड़ी बहन लिसा को ये सारी चीजें बताने के लिए कॉल कर दिया था। मैक तो सीधा पूछने लगी कि आखिर ये मिशन किस लिए है और मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है। अब यहाँ मैक सीधा पूछने लगी कि आखिर इस मिशन का असली उद्देश्य क्या है और तुम सभी लोग इस एआई पर इतना क्यों भरोसा करते हो जबकि ये किसी इंसान की जान ले सकते हैं। बहुत बार पूछने के बाद लिसा तब जाकर बताती है कि ये एआई हमें कई समय पहले मार्स की जमीन पर ही मिला था, जिसे कि हमने हमारे सिस्टम के अंदर जोड़कर उसे यूज करने लगे अपने फायदे के लिए। और कहीं न कहीं उस ब्लैक क्यूब और इस एआई के अंदर कुछ न कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि उन दोनों के सिस्टम्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मैच करते थे। यानी कि अगर वो एआई को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले तो उस ब्लैक क्यूब की भी फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझ सकती है। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्लैक क्यूब के ऊपर ब्रुक ने एक मिसाइल फायर कर दी थी और मैक इस तरीके से उस अनोखी चीज को खत्म होने नहीं दे सकती है। इसीलिए उसने आरटीआई को ये कमांड दिया कि तुम एक मैग्नेटिक मिसाइल कहीं दूसरी तरफ फायर करो, जिसके रेडिएशन की वजह से वो ब्लैक क्यूब टेलीपोर्ट हो जाएगा वापस मार्स की जमीन पर और तब मिसाइल की वजह से उसे कोई डैमेज नहीं हो सकता। आरटी मैक के कहने पर बहुत सारे मैग्नेटिक मिसाइल्स फायर करने लगता है, लेकिन कुछ देर के अंदर अंदर मिलिट्री फोर्सेस समझ चुकी थी कि इन मिसाइल्स को फायर करने के परमिशंस कहां से दिए जा रहे हैं। इसीलिए अब मैक को रोकने के लिए वहां पर कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आ चुके थे, लेकिन अब आरटी ने सारी जगहों के दरवाजे बंद कर दिए थे जिससे कि कोई भी सोल्जर्स अंदर नहीं घुस पाता। पर वो सारी गोलियां चलाते हुए एक गोली डायरेक्टली आकर मैक के हाथों पर लग गई। मिसाइल लगातार ब्लैक क्यूब की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी आरटी ने एक मैग्नेटिक मिसाइल दूसरी तरफ फायर करके ब्लैक क्यूब को एक हिंट दे दिया होता है कि उसे खतरा है। इसीलिए अब वो ब्लैक क्यूब बहुत ही ज्यादा स्पीड में गोल घूमकर डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गया था मार्स की जमीन पर। इसीलिए अब वो ब्लैक क्यूब बहुत ही ज्यादा स्पीड से मार्स की जमीन पर टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में पता नहीं क्यों आरटी नाम की वो एआई एक मिसाइल पृथ्वी की तरफ मार देती है जो उन सोल्जर्स का मिलिट्री बेस था, और अब वो इसी तरीके से कई सारे मिसाइल्स अर्थ की तरफ फायर करते जा रही थी। मैक को जब ये पता चला तब वो आरटी
को रोकने के लिए कहती है क्योंकि इस हमले से तो पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। तब जाकर वो आरटी एआई बताती है कि यही तो मेरा मेन उद्देश्य था। मैक को थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि उसे आरटी को फुल एक्सेस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कोई एआई नहीं बल्कि एक एलियन इंटेलिजेंस है जो इंसानों के अगेंस्ट में जाकर काम किया करती थी। आरटी मैक को बता रही थी कि इंसान पृथ्वी पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो बार बार गलतियां करते हैं जिन्हें की सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। कई सारे मिसाइल्स तो पृथ्वी के हर एक जगह पर ब्लास्ट होते जा रहे थे। मैक तुरंत ही अपनी बहन लिसा को कॉल करती है जो कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन मांगना चाहती थी, लेकिन लिसा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। अब अगले मोमेंट में लिसा जहाँ पर मौजूद थी उस जगह पर भी एक मिसाइल गिर जाती है जिससे कि वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी। लिसा के सामने ही उसकी बड़ी बहन मारी गई और अब तो मिसाइल्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका भी बेस सेंटर पूरी तरीके से हिलने लगा था। आधे से ज्यादा ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी थी जिसे कि मैक अपनी आंखों से देख पा रही होती है। एक तरीके से मैक इन चीजों का पूरा जिम्मेदार खुद को मान रही थी क्योंकि उसने ही आरटी को फुल एक्सेस दिया होता है और अब तो कई सारे मिसाइल फायर ऑलरेडी कर दिए गए थे। मैक बहुत ही ज्यादा टेंशन ली कि वहीं पर बेहोश हो जाती है जो कि कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब मैक को होश आया तब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही थी। यहाँ मैक ने अब अपना आखिरी मोमेंट सोच लिया होता है। वो तो जाते जाते आरटी एआई से इतना कह रही थी कि तुम इंसानों को भूलना मत। आरटी इसका जवाब देती है कि अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसे एआई रोबोट्स तैयार कर सकती हूँ जो इंसानों की तरह ही दिखेंगे, लेकिन वो इंसानों की तरह बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। मैक भी इन सारी चीजों के लिए रेडी हो चुकी थी, जिसके बाद अगले ही मोमेंट में वो अपना दम तोड़ देती है। हम अब पृथ्वी के पूरे डिस्ट्रक्शन को देख पा रहे थे जो कुछ ही सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद हमें मैक दिखाई जा रही थी जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैक पूरी तरीके से हैरान थी कि वो इस तरीके से जिंदा कैसे हो गई। तब जाकर उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर जिंदा हुई मैक एक रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिसके ऊपर जिंदा हुई मैक की एक रिकॉर्डिंग थी। वो कह रही होती है कि अगर तुम इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो तो अब तक पृथ्वी खत्म हो चुकी है और तुम्हें आरटी नाम की एआई ने जिंदा किया है। वो तुम्हें एआई रोबोट की तरह यूज कर रही है जो कि एक सिमुलेशन है और वो चाहती है कि तुम एलियंस के लिए रिसर्च करो जो पूरे ब्रह्मांड की नई उत्पत्ति के लिए योगदान साबित होगा। मैक अब धीरे धीरे सारी चीजें समझने के बाद उस लेबोरेटरी से बाहर निकल रही थी जो कि अब मंगल ग्रह पर पहुंच चुकी होती है। मैक के ठीक सामने वही ब्लैक कलर का क्यूब मौजूद था जिसके अंदर वो तुरंत ही चली जाती है और अब वो अचानक एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुकी थी। अब मैक को उस डायमेंशन में जाने के बाद पता चलता है कि एलियन टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने ही अपने एक पार्ट को आरटी नाम की एआई के अंदर डाला था जो चाहते थे कि इंसान उनके पास पहुंचे और वो डेवलपमेंट साथ में करें। मैक भी समझ गई थी और अब आरटी उसे उन्हीं एलियंस के कोऑर्डिनेट्स बताने लगती है जो कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद थे। मैक को सब कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए वो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आरटी के साथ उन एलियंस के पास चली गई और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।